हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2014 के एमएससी एंट्रेंस के क्वेश्चन पेपर को, केमिस्ट्री के। तो देखिए, पेपर 2 घंटे का होता है और इसमें मैक्सिमम मार्क्स 100 है। मुझे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके पूछा कि सर कैलकुलेटर अलाउ है या नहीं एग्जाम में। बिल्कुल कैलकुलेटर अलाउ है, ठीक है। अभी तक जितने भी मैंने देखा है पेपर, उस सब में कैलकुलेटर अलाउ है। फोन, मोबाइल फोन वगैरह नहीं अलाउ है। कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है। और दूसरी बात, यहाँ निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग है कितने का? 0.33 का है, ठीक है। तो आप जो है कोई भी क्वेश्चन करिए तो तभी करिए कि जब आपको 100% श्योर क्वेश्चन आता हो। क्वेश्चन यहाँ पर इजी नहीं मिलेंगे और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं मिलेंगे। हाँ, 10% क्वेश्चन जो रहते हैं वो डिफिकल्ट रहते हैं इसमें। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर काउंट करने की कोशिश मत करिए, मतलब आप क्वालिटी क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। मतलब एक ही क्वेश्चन करिए लेकिन सही करिए। 10 क्वेश्चन करके उसमें से 5 सही 5 गलत करने से अच्छा है कि आप 5 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट करिए, ठीक है। तो मेरा यही सजेशन है इस एग्जाम को लेकर के। चलिए क्वेश्चन को करते हैं, आपको ज़्यादा और आइडिया हो जाएगा आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे। देखो, पहला क्वेश्चन है, प्रोस्काइट स्ट्रक्चर हैज द फॉर्मूला A2B4O3। ए कंटेन कर रहा है फॉर्म ऑफ ए प्रिमिटिव क्यूबिक क्लोज पैकिंग विद द ऑक्साइड आयन ऑक्युपाइंग द सेंटर ऑफ फेस, बी कैटायन एट द बॉडी सेंटर। तो देखो, बी के पूछ रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ आयंस ऑफ ए, बी एंड ओ इन द यूनिट सेल। ए, बी और ओ। तो ए ऑक्युपाई कर रहा है कितना? नॉर्मल क्यूबिक, प्रिमिटिव क्यूबिक मतलब केवल कॉर्नर पे है। कॉर्नर पे नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं एक यूनिट सेल में, ठीक है। और उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। तो 8 इंटू 1/8 मतलब 1 आएगा, तो ए की वैल्यू 1 आएगी। बी कहाँ पे है? बी है बॉडी सेंटर, बी का टाइम एट द बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन होता है 1, तो बी हो गया आपका 1। उसके बाद ओ एटम ऑक्युपाई कर रहा है फेस सेंटर को, ठीक है, सेंटर ऑफ द फेसेस, ऑक्साइड आयन। तो कितने फेसेस होते हैं? 6। उनका कंट्रीब्यूशन 1/2, तो 3 हो गया ऑक्साइड। तो आपको पूछा है ए, बी और ओ, तो ए का 1, बी का 1, ओ का 3। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन द क्लोरीन। देखो, यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले आपको स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना होगा। तो सबसे पहले पेयरिंग कर लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, यही है, ठीक है। तो इसमें जो ग्रुपिंग होता है 1s का होता है, 2s और 2p का एक साथ होता है, 3s और 3p का एक साथ होता है, 3d अलग होता है। तो यहाँ p इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा है। तो अब किसी बच्चे ने कमेंट करके बोला कि सर ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है इसको क्यों छोड़ते हैं? तो देखो, जैसे सपोज आप 5th इलेक्ट्रॉन को काउंट कर रहे हो ना, तो इसके लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा? तो ये जो बाकी वाले एटम रहेंगे जो इससे सराउंडेड रहेंगे वो केवल स्क्रीनिंग करेंगे न्यूक्लियस पे, ठीक है। तो मेनली हमको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना लग रहा है, तो ये यहाँ तक जो एटम है उनसे डिसाइड होगा, लास्ट वाले को छोड़ के लेना है। तो टोटल जब यहाँ पे आप लोगे, ये n सेल है, ये n-1 है, ये n-2 है। तो देखो यहाँ टोटल है 5 + 2 7 इलेक्ट्रॉन। तो एक कम कर दोगे तो 6 हो जाएगा। तो 6 का कंट्रीब्यूशन लोगे 0.35, ठीक है। प्लस आपको ये 6 + 2 8, 8 का कंट्रीब्यूशन होगा 0.85, राइट। इसके बाद जो रेस्ट होगा उसका कंट्रीब्यूशन होगा 2 इंटू 1। तो ये आप काउंट कर लीजिए, ठीक है, कितना आ रहा है आप सॉल्व करके देख लीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये अराउंड 9.9 के आसपास आएगा। फिर जब आपको जेड इफेक्टिव निकालना है तो एटॉमिक नंबर 17 माइनस 9.9 कर दो, तो ये अराउंड 7.2 के आसपास आएगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि डे बॉगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑफ मास इतना दिया है इजेक्टेड फ्रॉम रेडियम एट ए स्पीड ऑफ इतना। तो जो डे बॉगली वेवलेंथ का फार्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू h/p, और h अपॉन में p की जगह मास इनटू वेलोसिटी। देखो, h की वैल्यू पता है, मास इसने दे दिया, वेलोसिटी इसने दे दिया, आप लैम्डा निकाल सकते हो इजीली। सबका यूनिट कन्वर्जन करना है बस।
एच की वैल्यू 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। और मास आपका दिया है 1.5 इंटू 10⁻7 मीटर सेकेंड -1। और आपका मास, सॉरी ये वेलोसिटी लिख दिया मैंने, मास से मल्टीप्लाई कर दो 6.68 इंटू 10⁻⁻27 kg, राइट। तो ये आप पूरा सॉल्व कर लो इसको, ठीक है। तो आपका आंसर मीटर में आएगा, तो ये आएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻15 आएगा, ठीक है। अब इसको पिको मीटर में कन्वर्ट किया है, आंसर देखो पिको मीटर में दिया है, तो 10⁻6.6 इंटू 10⁻³ इंटू पिको मीटर कर सकते हैं, ठीक है। 10⁻12 मीटर को 1 पिको मीटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो सिंपल आपका डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, राइट। अब देखो अगला क्वेश्चन जो है ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि 1 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड and 4 gram of ice at 0 degree centigrade are mixed in a thermally insulated container. The final temperature of the mixture is close to. तो देखो मैं बहुत ही बेसिक तरीके से इसको आपको समझाता हूँ कि इसमें हो क्या रहा है प्रोसेस। तो मेनली जो है यहाँ पर देखो कन्वर्जन हो रहा है आपका दो चीज़ का। जैसे आप 1 ग्राम स्टीम को जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है मिक्स कर रहे हो 4 ग्राम ऑफ आइस में जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। तो ये तो आपको नॉर्मल उससे भी पता चल रहा होगा कि यार जो है ये हाई टेम्परेचर पे है, ये लो टेम्परेचर पे है, ठीक है। तो आप एनर्जी का जो ट्रांसफर होगा वो यहाँ से होगा, ठीक है, मतलब 100 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड में होगा। तो अब मेन आपको निकालना क्या क्या है वो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया है और वेपराइजेशन दिया है। फ्यूजन का है 336 और वेपराइजेशन का है 2268, राइट। तो यहाँ पर एक चीज आपको नहीं दी है जो कि होती है स्पेसिफिक हीट, ठीक है, ऑफ वाटर। तो वो होता है 1 कैलोरी पर ग्राम, तो उसको जूल में अगर आप लिखोगे तो 4.18 ग्राम, ठीक है। हाँ ये इतने जूल पर ग्राम, ठीक है, तो ये जूल पर ग्राम होगा, राइट। तो अब देखो यहां से मैं आपको एक एक स्टेप करके बताता हूं कि इसको आप सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले आपको ये निकालना है कि ये 4 ग्राम ऑफ आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी हमको चाहिए, राइट। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जो आइस है उसको हमको 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें कितना हीट चाहिए। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर से 0 लिक्विड में जा रहा हूँ वाटर में, ठीक है। तो सिंपल आपका जो है यहाँ पे जो Q1 होगा वो M होगा, ठीक है, और लेटेंट हीट ऑफ जो फ्यूजन होगा, राइट। तो M कितना है 4 ग्राम है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यहाँ लिख देना। तो 4 ग्राम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 336 जूल 1 ग्राम के लिए है, तो यहाँ ग्राम ग्राम से कैंसिल होगा तो ये जूल में आएगा आपका, राइट। तो ये आपका आएगा 1344 जूल। अब ये जो वाटर कन्वर्ट हुआ है ये 4 ग्राम, मतलब ये जो वाटर कन्वर्ट हुआ है ना आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर कन्वर्ट हो गया। अब ये वाटर से 100 डिग्री वाटर जाएगा, तो इसके लिए मुझे थोड़ा एक्चुअली स्पेस चाहिए, तो मैं इस क्वेश्चन को आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो 0 डिग्री वाटर मिल गया, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर है ये, और अब ये जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर तक, राइट, क्योंकि स्टीम क्या है हॉट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। तो सिंपल आपको क्या करना होगा, कितना हीट चाहिए होगा। अब देखो यहाँ पर फार्मूला जो लगेगा आपका वो लगेगा MS डेल्टा T, राइट। देखो M का मास यहाँ कितना है 4 ग्राम है, ठीक। S की वैल्यू यही बोला मैंने स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, तो ये है 4.1 ग्राम, ठीक। तो ये आप ले लो 4.18 जूल पर ग्राम, ठीक है। तो ग्राम ग्राम से कैंसिल होगा, ये जूल में आएगा। और डेल्टा T तो देखो 0 से 100 जा रहा है तो ये 100 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो ये आपका अराउंड आ जाएगा 1672 जूल। अब भाई ये जो स्टीम है 100 डिग्री सेंटीग्रेड का,
ये अगर कंडेंस होगा तभी तो हीट को ट्रांसफर करेगा, वाटर है वेपर में, अब ये क्या होगा, यहाँ से लिक्विड में जाएगा, लिक्विड में मतलब कंडेंसेशन होगा, तो उसके लिए कितना होगा, हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया हुआ है, तो कितना मिलेगा हमको, एम, एम है 1 ग्राम, और हीट ऑफ वेपराइजेशन इसका दिया है 2268 जूल पर ग्राम, तो ग्राम ग्राम से कैंसिल, तो ये आएगा आपका 2268 जूल। अब देखो इतना इतना 1 ग्राम ऑफ वाटर जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, वो इतने जूल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, मतलब वो देगा, रिलीज करेगा। अब जो आपका आइस को मेल्ट करना है 4 ग्राम, 0 से 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट करने के लिए बस 1344 जूल एनर्जी चाहिए, तो ये एनर्जी चाहिए, तो ये तो दे देगा, ये बहुत ही इजीली दे देगा। इसके बाद अराउंड इसका 600-700 जूल एनर्जी बचेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, यहां पर देखो 1672 जूल है, दैट मीन्स कि जो वाटर से 100 डिग्री वाटर तक रेज करने के लिए इसके पास एनर्जी नहीं है, मतलब ये इतनी एनर्जी नहीं है कि ये 100 डिग्री तक इसको रेज कर देगा, दैट मीन्स कि इसका टेम्परेचर 100 से कम है, ठीक है, 700 जूल का एनर्जी है इसके पास, और उसी एनर्जी का टेम्परेचर हमको निकालना है। बात समझ में आई, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो कि मैं एक फार्मूला लगा सकता हूं कि कितना क्यू ये रिलीज किया है, ठीक है, मतलब ये 100 डिग्री का, और कितना हीट मतलब कितना क्यू हमारा गेन हुआ है सिस्टम को, गेन कौन होगा, इनको गेन होगा भाई 0 डिग्री सेंटीग्रेड से, और इसको गेन होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये जो क्वांटिटी रिलीज कर रहा है ये ऑलरेडी निगेटिव होगी, मतलब रिलीज है तो क्यू हीट जब कोई दे रहा है तो वो निगेटिव होगा, तो इसीलिए यहाँ निगेटिव लगा देते हैं, ताकि ये जो पॉजिटिव क्वांटिटी है दोनों बैलेंस रहे, बराबर रहना चाहिए एक दूसरे के। अब क्या होगा कि हम सिंपल फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर, तो देखो अब ये मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, हीट कितना रिलीज हुआ, -2268 जूल, राइट, प्लस अब देखो इतने हीट तो ये कंडेंस हो गया, बाकी और भी हीट जनरेट करेगा, जैसे ही मतलब अब ये मिक्स कर दिया जाएगा तो इतना हीट तो इसको फ्यूज तो कर देगा, उसके बाद भी इसकी एनर्जी बढ़ेगी, तो उस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए फिर से वही फार्मूला ms डेल्टा टी लगाओगे, तो m की वैल्यू कितना है 1 ग्राम है, s की वैल्यू वही 4.18 जूल है, ठीक है, और डेल्टा टी, अब देखो अब ये जो जितनी भी इसके पास एनर्जी बची 708 मतलब 800 जूल जितना भी बचा है, उस एनर्जी से ये कितना फाइनल टेम्परेचर पे जाएगा, तो सपोज ये TF फाइनल टेम्परेचर पे जाएगा, लेकिन इनिशियल इसका कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। अब देखो ये हो गया एक इक्वेशन, दूसरा जो क्यू गेन हुआ है उसको देखो, तो जो क्यू गेन हुआ है तो यहाँ माइनस हुआ है प्लस, अब देखो पहला हुआ है गेन, ये इसको फ्यूज कर देगा 1344 जूल, इतनी तो एनर्जी इसके पास थी ही, प्लस ms डेल्टा टी, ठीक है, ms डेल्टा टी मतलब इसकी भी एनर्जी अब बढ़ेगी ना, 0 डिग्री वाटर पे है और ये फाइनली इंक्रीज करेगा, 0 से कुछ जाएगा, मतलब 100 तक नहीं जाएगा, 100 से कम ही जाएगा, तो कितना जाएगा वही तो पता लगाना है, तो 4 ग्राम है, ठीक है, s की वैल्यू 4.18 जूल है, ठीक है, और डेल्टा टी कितना होगा, इनिशियली ये 0 डिग्री पे है, ठीक है, फाइनल इसका TF होगा कुछ -0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तो ये आप इक्वेशन सॉल्व कर लो, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो TF की वैल्यू जो है वो अराउंड 64 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आपका यहाँ पे डी आंसर इसका करेक्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना है कि यार यहाँ पर हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगा, इसीलिए मैंने इतना डिटेल में इसको समझाया ताकि आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो, ठीक है, इसलिए इतना डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और देखो सिंपल यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड का स्टीम है जो कि इतनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर जो वाटर से 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर को मेल्ट करोगे लिक्विड में जाएगा तो इतनी एनर्जी चाहिए, तो यहाँ से ये एनर्जी दे देगा, उसके बाद भी इसके पास एनर्जी कुछ बचेगा, अब वो एनर्जी जो ये देगा सिस्टम को क्या होगा, 0 डिग्री जो लिक्विड है वाटर वो कन्वर्ट होगा हायर डिग्री मतलब हायर टेम्परेचर पे जाने की कोशिश करेगा, तो कितने टेम्परेचर तक पहुंचेगा वही निकालना है, ठीक, जो अमाउंट 700-800 जूल बचा हुआ है, तो सिंपल हमने क्यू रिलीज कितना किया माइनस क्यू गेन कितना हुआ उसी को लगा के निकाल दिया, ठीक, तो ये डी आंसर इसका करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन देखो
कि आइडेंटिफाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ एसिटोफिनॉन इनटू एथाइल बेंजीन। ठीक है, तो देखो एसिटोफिनॉन का स्ट्रक्चर आप सबको पता ही होगा, COCH3, और इसको कन्वर्ट कर रहा है इथाइल बेंजीन में, मतलब ये CO को कन्वर्ट कर रहा है CH2 में। तो अब देखो कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो CO को CH2 में कन्वर्ट करता है, मतलब एल्केन में डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लोगे तो अल्कोहल में करेगा, ये लोगे तो ये भी अल्कोहल में करेगा। अब यही है क्लेमेंसन रिडक्शन, जिंक HgHCl, तो ये डायरेक्टली इसको कर देगा। लिथियम बोरोहाइड्राइड ये भी अल्कोहल में करेगा, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सी करेक्ट है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन, इस क्वेश्चन को मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि ये स्मिथ रीअरेंजमेंट में HNO3 को एज अ सबस्ट्रेट यूज किया जाता है। ठीक है, एजाइड बनाने के लिए। तो ये क्वेश्चन आप एक बार जो है ये चारों रिएक्शन जरूर देख लेना, इन सब का मैकेनिज्म। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इमीडिएट व्हेन वायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ इतने डिग्री इतने एंगस्ट्रॉम फॉल ऑन द पोटेशियम जिसका वर्क फंक्शन इतना है। देखो इसका बेसिक फंडा समझाता हूं कि क्या होता है। ये फोटॉन ऑफ लाइट यहाँ फॉल करती है, कोई भी मेटल का सरफेस है। अब यहाँ मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा, जब ये जो फोटॉन है इसकी जो एनर्जी है E, ये इसके वर्क फंक्शन की जो एनर्जी है फाई, ठीक है, इससे क्या होगा कि इतनी एनर्जी अगर इसके पास है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल करके सरफेस पे आ जाएगा। अब सरफेस से मूव करने के लिए इसके पास काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, हाफ mv²। बस ये काइनेटिक एनर्जी हो गई, यही आपको निकालना है। तो E माइनस फाई आपका आंसर होगा काइनेटिक एनर्जी का, राइट। अब देखो यहां पर E कैसे निकालोगे, वेवलेंथ दिया है तो E इज इक्वल टू हम निकाल सकते हैं SC/λ। ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है और यहां से हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखो जैसे एनर्जी आप कैलकुलेट कर ले रहे हो तो एनर्जी आपका क्या है कि एनर्जी आपकी जूल में आएगी, राइट। तो एनर्जी जूल में निकाल लो। ठीक है, उसके बाद उसको क्या करना है कि एनर्जी को कन्वर्ट करना है आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि जो वर्क फंक्शन का ये वैल्यू दिया हुआ है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना तो मतलब ये एनर्जी कैलकुलेट करोगे तो 1 जूल इज इक्वल टू 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, राइट। ठीक है, तो आपका जो भी आंसर आएगा जूल में आएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.004 के आसपास आएगा। ठीक है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आएगा। तो इसमें से जो है आप जो है मतलब इसको माइनस जब करोगे 4 के आसपास नहीं है ये, एक्चुअली मैं इसको फॉरगेट कर रहा हूँ कि शायद ये 0.85 के आसपास ऐसे कुछ था। तो फाइनली जो आंसर इसका आया था वो 0.89 के आसपास आया था। तो मतलब ये 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आया है आंसर। ठीक है, मैं अभी मुझे याद नहीं है, आप देख लेना, इसका फर्स्ट ऑप्शन ही शायद करेक्ट है 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको एक बार सॉल्व कर लेना, प्रोसेस मैंने बता दिया, बस आपको जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, रिड्यूसिंग शुगर अमंग द फॉलोइंग इज। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर सुक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, मतलब ये रिड्यूस नहीं करता है। टेराहेलोज ये भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। मिथाइल अल्फा डी ग्लाइकोपैरानोसाइड ये भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो सिर्फ लैक्टोज है आपका जो कि रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, तो रिड्यूसिंग शुगर के लिए जानते हो क्या होना चाहिए कि आपके पास फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटोनिक ग्रुप होना चाहिए। जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हैं तो वो लोग रिड्यूसिंग देते हैं प्रॉपर्टी। The species among the NO2-, PtCl42-, ClF3 and EF5 for which VSEPR theory does not predict the correct geometry। तो देखो इसकी भी ज्योमेट्री बताता है, इसकी भी बताता है, इसकी भी बताता है, लेकिन ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री VSEPR से नहीं पता चलती है। तो ये करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, राइट। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जिनॉन
रिलेटिव टू नियॉन इज मोस्टली अ रिजल्ट ऑफ, क्यों होता है? तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाते हो ना, नियॉन मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, ठीक है, क्रिप्टॉन, जीनॉन, तो जैसे नीचे जाते हैं तो क्या होता है कि साइज इंक्रीज करती है। साइज इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल उसमें जो है इंक्रीज होता है। तो ये इंक्रीज इन द इंस्टेंटेनियस एंड इंड्यूस डाइपोल इसका रीजन होगा बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है, अब इसके आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है। 100 ग्राम ऑफ बेंजीन इज मिक्सड विद 100 ग्राम ऑफ टॉल्यूइन। तो इन दोनों को मिक्स किया गया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 181। एज्यूमिंग आइडियल बिहेवियर, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एस मिक्सिंग इज इक्वल टू माइनस आर समेशन ओवर एन आई एल एन एक्स आई, राइट। अब देखो एन आई वैल्यू निकालना पड़ेगा, 100 डिवाइडेड बाई बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर, ठीक है, तो वो कर देना 78, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई टॉल्यूइन का कर देना, कितना आएगा 92। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स जितना भी आएगा और इसका नंबर इसका शायद आएगा 1.28 और इसमें आएगा शायद आपका 1.08। तो ये नंबर ऑफ मोल्स इसके लिए मिल गया, तो -8.314, नंबर ऑफ मोल्स 1.28, ठीक है, ln 1.28 डिवाइडेड बाई 1.28 प्लस 1.08 प्लस ये ब्रैकेट लगा देना 1.08 ln 1.08 डिवाइडेड बाई ये जो ही है 1.28 प्लस 1.08। इसको जब आप पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आप ये पूरा जो आंसर निकालेंगे ना ये जूल में आएगा, ठीक है, तो जूल में ये आएगा माइनस नहीं प्लस 13.57 जूल के आसपास आएगा। तो आप जानते हो कि एक कैलोरी में कितना होता है, 4.18 जूल होता है, ठीक है, तो 1 जूल को इसको कैलोरी में कर देना, तो 4.18 से इसको डिवाइड कर देना, ठीक है, तो अराउंड 3.24 कैलोरी पर केल्विन आएगा ये। Which of the following statement is always true for a reaction in which there is only expansion work? ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है Q इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस W, या हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा U इज इक्वल टू Q, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, राइट। अब देखो जब आपका यहाँ पर कोई भी ऑप्शन जैसे डेल्टा U बराबर Q रख दो, तो अगर यहाँ Q रख दोगे तो Q से 0 होगा, वर्क डन 0 हो जाएगा। डेल्टा H इक्वल टू QP रखो तो इसका तो कोई मतलब नहीं समझ आ रहा है। अब डेल्टा U इक्वल टू अगर 0 रख दे रहा हो तो ये अगर 0 होगा तो Q बराबर क्या होगा -W, राइट। तो Q माइनस W अगर निगेटिव है तो वर्क ऑफ एक्सपेंशन होगा, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, तो यही आपका करेक्ट आंसर है सी वाला। अगला क्वेश्चन है कि किल्नी फिशर सिंथेसिस ऑफ मोनोसैकेराइड द प्रोडक्ट आर जनरली। तो इसमें देखो किल्नी फिशर सिंथेसिस में क्या होता है कि ईपीमर फॉर्मेशन होता है, तो 2 डायस्टीरियोमर बनते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ कि जैसे CHO यहाँ पर लगा है और COH मान लो यहाँ पर है, यहाँ H है और एक कार्बन और है, यहाँ पे H दे दिया मैंने, यहाँ H दे दिया, ठीक है, OH दे दिया। अब यहाँ CH2OH ले रहा हूँ, ठीक है। अब इसका साथ रिएक्शन होता है Na सोडियम साइनाइड और वाटर होता है, तो ये हेमी एसिटल टाइप का होता है। तो जैसे ये C डबल बॉन्ड O और H है ना, एल्डिहाइड है, तो साइनाइड माइनस आएगा, यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ O माइनस करेगा तो यहाँ OH हो जाएगा। तो ये जो OH होता है एक बार राइट साइड में होता है एक प्रोडक्ट में, दूसरे में लेफ्ट में होता है, तो दोनों का मिक्सचर मिलता है एक्चुअली। तो ये साइनाइड यहाँ मैं बना देता हूँ, यहाँ एक ग्रुप पे साइनाइड लग जाएगा, ठीक है, एक बार OH राइट आ जाएगा और जो नीचे का रहेगा वो एज सच रहेगा, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये जैसे रहा ये ऐसे ही रहेगा CH2OH। अब प्लस यहाँ पर एक बार OH लेफ्ट आएगा, ठीक है, तो ये यहाँ पर EP1 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये दोनों देखो एक दूसरे के मिरर इमेज है, नहीं है, हाँ देख लो एक बार,
ठीक है, मिरर इमेज है नहीं, ये जितना OH है इस साइड आएगा उधर चला जाएगा, तो ये डायस्टीरियोमर होते हैं। ठीक है, तो ये डायस्टीरियोमर होते हैं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 1 2 डाइब्रोमो इथेन ऑन एडिशन विद द एल्कोहलिक KOH। अच्छा, एल्कोहलिक KOH ऐड कर रहा है बाय ट्रीटमेंट विद द NaNH2। तो 1 2 डाइब्रोमो इथेन, मैं बना देता हूँ स्ट्रक्चर, 1 2 डाइब्रोमो। ठीक है, मान लो H है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है, पहले एल्कोहलिक KOH ले रहा है, तो इसका फंक्शन का काम है एल्कीन जनरेट करना, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो यहाँ पर पहले मान लो इस H प्लस को ये OH माइनस अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, और ये यहाँ डबल बॉन्ड देगा रिंग में और Br रिमूव हो जाएगा, तो HC डबल बॉन्ड C, यहाँ Br है, यहाँ H, यहाँ H होगा। देन सोडियम एमाइड, सोडियम एमाइड का भी फंक्शन है हाइड्रोजन का अब्स्ट्रैक्शन, मतलब NH2 माइनस जो है ये आएगा प्रोटॉन को लेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, Br रिमूव हो जाएगा, तो जो आपका मेन प्रोडक्ट होगा वो एल्काइन होगा। ठीक है, एथाइन बनेगा। In an atom, how many electron can have quantum number n is equal to 3, ml is equal to 0, ms is equal to 1/2? देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर जो पूछा हुआ है इसमें। तो n is equal to 3 के लिए पॉसिबल l वैल्यू क्या हो सकती है, 2 1 0, यही हो सकता है। ml वैल्यू क्या होगा, 0 पूछ रहा है, और ms वैल्यू प्लस माइनस हाफ पूछ रहा है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास कि जैसे देखो L की वैल्यू है 2 1 0, तो मतलब आपके पास जो ऑर्बिटल हो सकते हैं, ठीक है, ये या तो d ऑर्बिटल हो सकता है, या तो p हो सकता है, या तो s हो सकता है, 3 ऑर्बिटल हो सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ 5 हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5। अब देखो मान लो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, d में 10, तो इनकी ml वैल्यू कितनी होगी, -2 -1 0 +1 +2, राइट। ठीक है, तो अब 0 वैल्यू वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। ठीक है, तो 0 वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, काउंट करते रहना। p वाले में आओ -1 0 +1, s वाले में जाओ 0 ml की वैल्यू है, तो यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर इस तरीके से आप देखोगे तो जो 0 ml वाला है उसके पास है टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब उसमें भी क्या है, एक जो है प्लस हाफ है, दूसरा माइनस हाफ है, यहाँ पर भी एक प्लस हाफ दूसरा माइनस हाफ है, तो टोटल जो है 6 में से 3 इलेक्ट्रॉन ही ऐसे होंगे जिनका ms वैल्यू भी प्लस हाफ होगा और ml वैल्यू 0 होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, ये एक बार जरूर देख लेना। रिएक्शन ऑफ कॉपर मेटल विद द कंसंट्रेटेड HNO3 विल प्रोड्यूस। अच्छा देखो ये रिएक्शन है सिंपल आपका, कॉपर NO3 होल ट्वाइस बनाता है, प्लस इसके साथ NO2 प्लस वाटर निकलता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना कि NO2 और वाटर निकलता है, तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज विद द टाइम फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप जानते हो कि जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है टाइम के साथ, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये तो डिक्रीज करेगा ही करेगा। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन जो है dC/dt, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है a⁴ के, तो ये भी कंसंट्रेशन डिपेंड कर रहा है टाइम के साथ। जैसे जैसे टाइम अगर मतलब ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका जो है इंक्रीज कर सकता है, हाँ, या मतलब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पे डिपेंड करेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डिपेंड करेगा। अब रेट कांस्टेंट है, तो ये रेट कांस्टेंट उसके मतलब टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, हाफ लाइफ है, ये भी आपके टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब जो टाइम के साथ वेरी करे। तो आपका केवल फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन, ये दो ऑप्शन ही सही लग रहे हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अच्छा, वंडर वाल्स कांस्टेंट बी फॉर ए सर्टेन गैस इज इतना दिया है। ठीक है, हाउ नियर कैन द सेंटर ऑफ टू मॉलिक्यूल अप्रोच ईच अदर। देखो सेंटर ऑफ टू मॉलिक्यूल अप्रोच ईच अदर मतलब ये पूछ रहा है ये, ठीक है, पूछ रहा है 2r की वैल्यू पूछ रहा है। अगर एक की रेडियस r है
और दोनों एटम अगर आइडेंटिकल हैं तब, राइट। तो अब देखो यहाँ पर कैसे निकालोगे ये, तो जो वांडरवाल गैस इक्वेशन होता है ना उसमें V माइनस एन बी होता है वॉल्यूम करेक्शन। तो अगर मैं V मान रहा हूँ वॉल्यूम V, अगर एक जो एटम है स्फीयर है तो एन बी होगा। एन कितना है, बी इज ए सर्टेन गैस, हाउ मेनी, तो एन की वैल्यू मान लो, मैं मान ले रहा हूँ कि यहाँ पर सर्टेन गैस इतने लीटर पर मोल, एक मोल के लिए दिया है तो एन की वैल्यू 1 मोल के लिए दिया है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम क्या है एक स्फीयर का, कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू बी, बी की वैल्यू जो भी आपकी दी हुई है ये निकला है आपको, ठीक है, 4.42 इंटू 10⁻⁻2 लीटर। अब देखो ये R की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेना है इसको सॉल्व करके, राइट। तो यहाँ से जैसे ही R निकलेगा आपका तो R जो भी आएगा मतलब अराउंड आएगा ये 2.18 के आसपास आएगा ये, ठीक है। तो 2.18 के आसपास ये एंगस्ट्रॉम में आ रहा है, ठीक है। तो ये इसके आसपास आएगा तो 2R की वैल्यू आपको चाहिए जैसे कि मैंने पहले बताया, तो वही क्लोजेस्ट डिस्टेंस है तो ये हो जाएगा 4.272 के आसपास, जिसका करेक्ट आंसर ए वाला है। The most appropriate reagent used for the differentiation of 2-pentanone and 3-pentanone। देखो इतनी बार क्वेश्चन रिपीट करा चुका हूं मैं, ये कम से कम 5-6 बार वीडियो में आ चुका है। 3-पेंटेनॉन क्या करता है कि ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है, ठीक है। इसके पास ये सिस्टम होने की वजह से ये आइडो नहीं देगा, लेकिन 2-पेंटेनॉन दे देगा, ठीक है। वहां पर CH3CO ग्रुप है तो ये दे देगा, ठीक है। तो ये I2 और NaOH, इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 23 अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द सर्किल्ड हाइड्रोजन। तो ठीक है भाई, H+ निकाला, यहाँ निगेटिव चार्ज बना, ये एरोमेटिक हो जाएगा कंपाउंड। H+ निकाला, यहाँ निगेटिव चार्ज, ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा क्योंकि यहाँ पर 8 पाई इलेक्ट्रॉन टब सेव हो जाता है ये, ठीक है, टब सेव हो जाता है ना, इसको जरूर याद रखना, ठीक। इसके बाद एक H+ यहाँ निकालोगे, यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा। अब देखो ये यहाँ पर 2 बेंजीन रिंग आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो 2 बेंजीन रिंग दिख रहे हैं तो इसकी वजह से आपको लगेगा कि सिस्टम तो यहाँ पर ज्यादा एरोमेटिक है, ठीक है, लेकिन ये निगेटिव चार्ज एक्चुअली यहाँ डिलोकलाइज होता है तो इसको एरोमेटिक पार्सली करता है, ठीक है, और उसी टाइम बाद फिर से ये यहाँ आ जाता है तो इसको भी पार्सली एरोमेटाइज करता है। तो ये एनुलेशन इफेक्ट होता है, इसको जो है एन्यूलेशन इफेक्ट बोलते हैं, एक बार इसको जरूर चेक कर लेना, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि इसकी एरोमेटिसिटी इससे कम हो जाएगी, ठीक है, ये जल्दी फॉर्म होगा, मतलब ये ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट सबसे ज्यादा होगा एसिडिटी, तो फर्स्ट का सबसे ज्यादा होगा और सेकंड का सबसे कम होगा, थर्ड उसके बाद होगा, तो डी ऑप्शन है आपका यहाँ पे करेक्ट, फर्स्ट, थर्ड और सेकंड। मैग्नेटिक मेजरमेंट इंडिकेट दैट COS2 6(2+) has a 3 unpaired electron, therefore hybridization of the metal orbital। तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, 4s1 3d5 जनरल स्टेट है, ग्राउंड स्टेट क्रोमियम का, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आप निकाल रहे हो, ठीक है, 2 सॉरी ये कोबाल्ट का है यार, ठीक है, CO है ना, तो 4s2 3d7 होता है जनरल। अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 7 को आप आउटर मतलब लो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की तरफ फिलअप करो, मतलब पेयरिंग नहीं होगी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि ये ऑर्बिटल पूरी तरीके से फिलअप है, ठीक है, तो जो भी बैलेंस सेल में मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगा वो बाहर के ऑर्बिटल में होगा, डी ऑर्बिटल में नहीं होगा क्योंकि पेयरिंग नहीं हो रहा है, ऑर्बिटल वैकेंट ही नहीं है, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, राइट। तो sp3d2 ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कंसीडर द वायलेट कलर्ड कॉम्प्लेक्स क्रोमियम S2O6 Cl3 and yellow colored complex ammonia, which of the following statement is false। देखो क्रोमियम यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, हाई स्पिन है कॉम्प्लेक्स, राइट, और ये क्रोमियम +3
लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, राइट। अब देखो D3 सिस्टम होगा दोनों के केस में, चाहे हाई स्पिन हो या लो स्पिन, तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन D3 में T2G में यही 3 इलेक्ट्रॉन होगा, EG में जाएगा नहीं, राइट। सो तो जो कलर जैसे ये शो कर रहे हैं ना, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर ये लोग एब्जॉर्व करते हैं। जैसे अगर ये मान लो विमिग्योर होता है, हाँ, तो जैसे मान लो ये यहाँ पे R है, ठीक है, तो R का कॉम्प्लीमेंट्री आपका जो है जो भी कलर होगा उसको एब्जॉर्ब करेगा, तभी R आपको दिख रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है, वो जो भी कलर दिखता है उसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री वो एब्जॉर्ब करते हैं। सो द टू कॉम्प्लेक्सेस एब्जॉर्ब दियर कॉम्प्लीमेंट्री कलर, तो बिल्कुल सही है। डेल्टा octahedral value for the chromium OH 63 plus and chromium NH3 63 plus are calculated directly from the energy of the violet light and the yellow light। ये भी सही है, ठीक है, दोनों का करस्पॉन्डिंग लाइट यूज करके निकाल सकते हो। डेल्टा octahedral value for the इसके लिए इज लेस देन फॉर द अमोनिया, लेकिन आपने देखा कि CFSC की वैल्यू दोनों के लिए सेम आएगी, चाहे हाई स्पिन हो या लो स्पिन हो, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। बोथ द कॉम्प्लेक्सेस आर पैरामैग्नेटिक, बिल्कुल सही है, दोनों ही पैरामैग्नेटिक है। एंड ईच मेटल आयन हैज 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी सही है। तो इसका सी ऑप्शन जो है आपका गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट पूछा था। Consider the following reaction scheme involving an equilibrium followed by a rate determining step. The apparent rate constant for the formation of product. तो देखो प्रोडक्ट फॉर्मेशन का जो रेट होगा वो क्या होगा, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Z। अब Z कैसे निकालोगे, K इक्विलिब्रियम बराबर क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ Z अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू B, यही होगा। तो Z बराबर क्या आएगा आपका, आएगा K इंटू A इंटू B, राइट। तो अब Z की वैल्यू यहाँ उठा के रख दो, तो स्मॉल k कैपिटल K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B, तो अपीयरेंट रेट कांस्टेंट यही हो जाएगा, स्मॉल k इंटू कैपिटल K। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा, गैस लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट इन द इक्विलिब्रियम एट द क्रिटिकल पॉइंट, बिल्कुल सही है। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड इट्स वेपर बिकम इक्वल एट क्रिटिकल पॉइंट, देखो भाई ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। तो सॉलिड लिक्विड वेपर यही है, तो यहाँ पर डेंसिटी इक्वल हो जाती है। इंटरफेस बिटवीन अ लिक्विड एंड इट्स वेपर डिसअपियर एट द क्रिटिकल पॉइंट, बिल्कुल सही है, यहाँ पर डिसअपियर हो जाता है, पता नहीं चलता है। एन आइडियल गैस सिस्टम कैन नॉट एग्जिबिट अ क्रिटिकल पॉइंट, ये तो गलत बात है, ठीक है। तो आइडियल गैस भी ये बिहेवियर शो करेगा, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट शो करेगा, तो ये डी आंसर आपका यहाँ पर फॉल्स है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स दैट द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन हैव, देखो यहाँ पर जो है ये कैंपर मॉलिक्यूल है, इसके पास ये जो सेंटर है, जैसे ये कीटो फॉर्म है, इसका एक फॉर्म और बन सकता है आपका, ये अगर मैं बोलूँ तो इस टाइप से बन सकता है OH, मतलब इनॉल फॉर्म, राइट, और ये मिथाइल आपका रहेगा ही रहेगा, और ये होगा। तो ये दो कार्बन सेंटर यहाँ पर जो है ये क्या है, एक तरीके से मतलब ये दो फॉर्म इसके एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ब्रिज हेड कार्बन होने की वजह से इसमें आप ये याद रखो कि देखिए ये यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होगा, ये OH यहाँ पर कभी नहीं जा पाएगा क्योंकि यहाँ बॉन्ड पाई हो जा रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर जो है वही रहेगा, देखो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर दो सेंटर हैं आपके पास कायरल, एक ये वाला सेंटर है, ठीक है, ये ब्रिज हेड वाला, और दूसरा ये वाला सेंटर है, देखो दोनों साइड, ठीक है। तो अगर आप देखोगे वैसे तो स्टीरियो केमिस्ट्री होगी 2⁻², ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स 4 होने चाहिए, लेकिन इसमें ब्रिज हेड कार्बन पे स्टीरियो केमिस्ट्री होने की वजह से ये 2 होता है, ठीक है। याद रखना इसको, ये नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इसमें 2 होते हैं, ठीक है, ये 4 नहीं होता है, 2 होता है।
लीस्ट बेसिक अमंग द फॉलोइंग एज, तो सबसे कम बेसिक कौन है? तो देखो यहाँ पर जिसके पास नाइट्रोजन का लोन पेयर सबसे कम अवेलेबल होगा डोनेट करने के लिए वही होगा। तो ये जो पायरॉल है इसका लोन पेयर रिंग में इन्वॉल्व है, तो इसका ही लोन पेयर सबसे कम अवेलेबल रहेगा। बाकी यहाँ पर देखो नाइट्रोजन का लोन पेयर अवेलेबल है, और यहाँ पर देखो अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर नाइट्रोजन का मतलब जो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना उतना ज़्यादा, मतलब ये ऑलरेडी यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ दे सकता है इलेक्ट्रॉन, तो इसके कंपेयर में ये ज़्यादा होगा बेसिसिटी। ठीक है, तो इन दोनों की तो बेसिसिटी ज़्यादा होगी ही, ठीक है इनसे। तो सबसे लीस्ट बेसिक पूछा है तो ए ही ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब इसके बाद देखो मोस्ट एंजाइम आर, तो देखो जितने मतलब ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। ठीक है, तो ये आपका ये फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन कोबाल्ट 2+ आयन, तो कोबाल्ट 2+ किस में होता है? इसमें जो है विटामिन B12 में होता है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब देखो अगला क्वेश्चन, व्हेन द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल इज 10 dq, द पेयरिंग एनर्जी इज p, देन द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ डायामैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। डायामैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल बोलने का मतलब ही है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है ये। ठीक है, D6 लो स्पिन होता है, मतलब 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो 6 इंटू कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर होता है 4 dq। ठीक है, तो 4 dq से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू 4 ये हो जाएगा 24 dq, और प्लस 3 इलेक्ट्रॉन पेयर किए हैं तो 3 इंटू पेयरिंग एनर्जी। तो ये करेक्ट आंसर जो है इसका आएगा आपका। अच्छा देखो यहाँ पर एक चीज है कि ये 3 पेयरिंग इलेक्ट्रॉन होगा या 2 पेयरिंग इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखो एक चीज यहाँ समझ सकते हो आप कि जब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में पहला इलेक्ट्रॉन अगर पेयर कर गया, ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए पेयर कराने के लिए जो है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होना चाहिए, दूसरा भी पेयर कराएगा, लेकिन तीसरा जो है अब ऑटोमेटिक पेयर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ आपकी पेयरिंग एनर्जी किसी किसी बुक में, जो लोकल बुक है उसमें 3 पेयरिंग एनर्जी दिया रहेगा, लेकिन जो स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करते हैं उसमें 2p दिया रहता है। ठीक है, तो ये 24 dq प्लस 2p जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। राइट, तो अगर स्टैंडर्ड बुक फॉलो करोगे आप तो यहाँ 2p दिया रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार जो है आप खुद से देख लेना, मेरे अकॉर्डिंग इसका जो है 24 dq प्लस 2p आंसर होगा, मतलब डी होगा। कलर ऑफ द फ्लेम इन द टेस्ट ऑफ बेरियम इज, तो बेरियम जो है ना ये होता है एप्पल ग्रीन कलर का फ्लेम टेस्ट में। ठीक है, एप्पल ग्रीन कलर दिखता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, देखो विस्कोसिटी ऑफ द गैस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो कैसे इंक्रीज करता है? गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, ये आपस में कोलिजन करने लगते हैं, तो कोलिजन होने की वजह से क्या होता है कि इनकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है, जबकि विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड जो होती है वो डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। द विस्कोसिटी ऑफ द गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, ये भी सही है। विस्कोसिटी ऑफ द गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो ये लास्ट ऑप्शन गलत है। अब एसिटिक एसिड एसोसिएशन इन बेंजीन टू फॉर्म डाइमर, 1.65 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड when dissolved in 100 ग्राम of benzene raise the boiling point of solvent by 0.36 degree centigrade. Calculate the degree of association of acetic acid in benzene. तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको किसका वेट दिया है? एसिटिक एसिड का, तो मान लेता हूँ कि ये जो है आपका सॉल्वेंट है, तो मान लो मैं WB इसका नाम दे रहा हूँ 1.65 ग्राम, और जो हमारे पास 100 ग्राम है बेंजीन का, तो WA जो है मेरा मतलब जो सॉल्वेंट है। ठीक है, एसिटिक एसिड एसोसिएट्स इन बेंजीन ना, बेंजीन सॉल्वेंट हो गया, तो ये आपका हो गया 100 ग्राम। उसके बाद क्या हो रहा है कि डेल्टा TV चेंज इन टेम्परेचर 0.36 डिग्री सेंटीग्रेड,
उसके बाद Kb की वैल्यू है 2.6, राइट। अब देखो जो डेल्टा Tb होता है, डेल्टा Tb, ठीक है, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इज Kb इंटू एम होता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डेल्टा Tb की जगह पे Kb इंटू, अब देखो ये हो गया m, m मतलब सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है यहाँ पर, एसिटिक एसिड। तो वेट ऑफ एसिटिक एसिड अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है, इंटू, अब क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो 100 ग्राम दिया है, तो WA अपॉन 1000 करोगे केजी में, तो ये 1000 ऊपर आ जाएगा। तो सिंपल यहाँ से MB निकाल लो, तो जो MB आएगा वो आपका आएगा अराउंड 119.1 ग्राम पर मोल, ठीक है, वैल्यू रखें। तो ये हो जाएगा आपका ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड। अब यहाँ से आपको निकालना होगा आई क्या होता है, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, दैट इज एसिटिक एसिड CH3COH, तो ये आएगा 60, तो 60 हो गया नॉर्मल डिवाइडेड बाई ऑब्जर्व 119.1, तो ये अराउंड 0.5 के आसपास आएगा आई की वैल्यू। अब देखो जो रिएक्शन हो रहा है कि एसिटिक एसिड, ठीक है, डाइमराइज हो रहा है, ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड डाइमराइज होकर के यहाँ पर क्या दे रहा होगा, CH3COH, ये आपस में डाइमराइज हो रहा है। इनिशियली अगर इसका कंसंट्रेशन 1 मोलर है तो ये 0 होगा, टाइम t पर मान लो इसका x मोल जो है डिसोसिएट हुआ, तो 2 के लिए x/2 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 माइनस x/2 बचेगा, राइट। तो I की जो वैल्यू होती है वो होती है टोटल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन इनिशियल, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स अगर यहाँ से निकालोगे तो 1 माइनस x/2 प्लस x/2, राइट, सॉरी ये यहाँ पे x/2 नहीं होगा, यहाँ x होगा यार, देखो ये x इसका डिसोसिएशन है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो x/2 ये डिसोसिएट होगा क्योंकि दो मॉलिक्यूल है, तो ये तो x ही होगा, तो ये यहाँ पर x होगा, तो ओवरऑल आएगा 1 माइनस x/2, राइट। तो I की वैल्यू आपकी जो आएगी, अब यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो टोटल नंबर ऑफ मोल हो गया 1 माइनस x/2 अपॉन में इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स है 1, ठीक है, बराबर आ गया आपका कितना 0.50। जस्ट यहाँ से x निकाल लो, तो अगर आप यहाँ से x निकालोगे तो ये क्या मिलेगा आपको, देखो 1 माइनस x/2 इजिकल टू होगा 0.5, तो सिंपल उधर जाएगा ये, तो 0.5 इजिकल टू x/2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0.1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये 100% आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है CC बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन। तो बेंजीन जो होता है इसमें जो CC का बॉन्ड लेंथ होता है 1.39 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। C ट्रिपल बॉन्ड C जो होता है इसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होता है, ठीक है, 1.20 एंगस्ट्रॉम, और C डबल बॉन्ड C का होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम, जबकि C सिंगल बॉन्ड C का होता है 1.5 के आसपास। तो पूछ रहा है कि इस जो CC बॉन्ड लेंथ है बेंजीन में ये लॉन्गर देन CC बॉन्ड लेंथ इन इथाइलिन, तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, राइट। रॉबिन्सन एनुलेशन इज मॉडिफिकेशन वर्जन ऑफ एल्डोल रिएक्शन, नहीं। तो इसमें क्या होता है, पहले माइकल एडिशन होता है फिर एल्डोल कंडेंसेशन होता है। जैसे एक सिंपल आपका रिएक्शन में बताऊं, अगर C डबल बॉन्ड O प्लस ये होता है सिस्टम, ठीक है, अब मान लो ये है, ठीक, या यहाँ इस कोई ग्रुप है, तो ये सबसे पहले क्या होगा कि सिंपल ये इनॉल बनेगा, इनोलेट बनेगा, यहाँ पर मतलब OH हो जाएगा, यहाँ निगेटिव चार्ज होगा डबल बॉन्ड आकर के, तो ये जो है सिंपल यहाँ से फिर कीटोन बनेगा और ये अटैक करेगा यहाँ पर, तो ये माइकल एडिशन होगा, उसके बाद एल्डोल होता है, ठीक है। तो ये रॉबिन्सन एनुलेशन होता है, तो आपका इसका C ऑप्शन करेक्ट था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सीरीन एट pH2। pH2 का मतलब होने का मतलब है कि वहाँ H+ का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स कि वहाँ जो NH3 होगा, NH2 होगा, ठीक है, वो H+ को लेकर के NH3+ हो जाएगा, ठीक।
और जो एसिड है आपका वो एज सच रहेगा, उसका डिसोसिएशन नहीं होगा। हाँ, एसिड का डिसोसिएशन नहीं होगा, सिर्फ अमोनिया यहाँ पर NH2 ग्रुप NH3 प्लस बन जाएगा। तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। जिगलर नाटा कैटलिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ, तो इसको क्या करते हैं, पॉलीथीन में यूज करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉलीमराइजेशन के लिए। ठीक है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट होता है और ये इसको पॉलीथीन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, तो ये CH2 पोलैन बनता है। तो ये डी ऑप्शन है। ऑक्सीजन फॉर्मेशन इन फोटोसिंथेसिस इज कैटालाइज्ड बाई, तो ये मैग्नीज के द्वारा, Mn के द्वारा कैटालाइज होता है, मैग्नीज कंटेनिंग एंजाइम के द्वारा। ठीक है, एट STP 1 किलो मोल ऑफ ए गैस ऑक्युपाइड इतने मीटर क्यूब, द मॉलिक्यूलर डेंसिटी पूछ रहा है। ठीक है, मॉलिक्यूलर डेंसिटी पूछ रहा है, इसका कितना होगा। तो देखो इसके 1 इंटू 10⁻³ मोल्स जो है, इनका वॉल्यूम जो है वो है 22.4 मीटर क्यूब। तो इतने मीटर क्यूब का जो है इतने नंबर ऑफ मोल्स है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे। ठीक है, इस मोल में तो 10⁻³ इंटू 6.023 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा 23, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे ये, जो कि इसमें मतलब इतने मोल में होंगे। राइट, तो अब तो ये देखो कि ये आपके हैं कितने में, 22.4 में है, 22.4 मीटर क्यूब में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो 1 मीटर क्यूब में कितना होगा, डिवाइड कर दो 22.4 से, तो ये आपका जो है 2.7 इंटू 10⁻25 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, सी आंसर। जूल थॉमसन प्रोसेस क्या होता है, आइसोथर्मल नहीं, आइसोइंथैल्पिक प्रोसेस होता है। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर गैस जाती है तो आइसोइंथैल्पिक होता है, इसलिए टेम्परेचर में फॉल होता है। ओजोनोलिसिस ऑफ 1 मोल ऑफ 5 मिथाइल 13 साइक्लोपेंटाडाइईन, 5 मिथाइल, ठीक है, और 13 साइक्लोपेंटाडाइईन ना, तो 5 पे आपका हो गया मिथाइल, 1 2 3 डाई मिथाइल, और ये हो गया 4, ये हो गया 5। अब सिंपल इसका ओजोनोलिसिस करोगे 1 मोल, इसका 1 मोल है, इसका ओजोनोलिसिस कर दो तो यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा। ठीक, तो ये बनेगा Me और ये बनेगा COOH और इधर बनेगा COOH और इसके साथ बनेगा CHO। तो आपका 1 मोल ऑफ ग्लाइऑक्सिल बनेगा और 1 मोल ऑफ 2 मिथाइल 13 प्रोपेन डाइअल बनेगा। तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। देखो यार, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियो को पहुंचाओ, शेयर करो, और SCU का एग्ज़ाम नज़दीक है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में ऊपर से नीचे तक कोई भी आपको क्वेश्चन में कोई एरर दिखे तो आप मुझे उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, अभी करो। ठीक है, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, एंजॉय करो। ठीक है, थैंक यू सो मच।